वेलकम ऑल टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और आज हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ में, एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे साउथ की, दक्षिण भारत की। कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम अल्फाजों में सम अप करें। और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो द प्लेलिस्ट इज़ देयर, आप उस प्लेलिस्ट को देखिए, फिर यहाँ पर आएंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। दिस इज़ फॉर आवर प्रीलिम्स फोकस 2023। पूरा जो इसका टारगेट है इस पूरी वीडियो प्लेलिस्ट को बनाने का, इस पूरी सीरीज़ को करने का, वो ये है कि 2023 का जो आपका रिवीजन है वो ख़ास तौर पे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हम उसे करें। तो आज हम बात करेंगे संगम एज की। एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो हम बात करते हैं संगम एज की। मिडिवल हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो ये आप मोस्टली आप इसमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल और राष्ट्रकूटाज और चालुक्याज और उनकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर कहानी अलग इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पीरियड है। रफली जब हम संगम एज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रफली फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक। एक 600 साल का टाइम पीरियड है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। संगम लिटरेचर को अगर हम देखें तो, क्योंकि संगम क्यों कहा गया, संगम और मुच्छंगम बेसिकली इट वॉज एन amalgamation, it was a congress of priests and scholars। मतलब कहा यह गया कि 3 बार ऐसी मीटिंग्स हुई जहां पर जो स्कॉलर्स थे, जो सेंट थे, और इवन जो पहले संगम की जब हम बात करते हैं तो हमें दिखता है कि वो इवन इट इज सेड दैट द फर्स्ट संगम वाज अटेंडेड बाय गॉड्स देमसेल्फ। तो ये इतना जो है एक मेजर, लेकिन ये संगम लिटरेचर के अलावा हमें यहाँ के बारे में कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सो द ग्रुप ऑफ द पॉइंट ऑफ लिटरेचर और द सोर्स ऑफ लिटरेचर दैट वी गेट हियर इज द संगम लिटरेचर ओनली। सो हम साउथ इंडिया की बात करते हैं। हमने देखा दैट इट इज़ फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी एडी। और बेसिकली एक पोएटिक, तो जब मीटिंग होती थी, जितने सेजेस थे, ऋषि मुनि थे, जो स्कॉलर्स थे, वो जब मिलते थे तो वो जो भी उनके डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस होते थे उनको रिकॉर्ड किया जाता था, एंड दोज वर रिकॉर्डेड इन अ पोएटिक फॉर्म, और दैट बेसिकली बिकेम द संगम लिटरेचर। और ये जो सारी मीटिंग्स हो रही थी, ये जो सारी असेंबलीज हो रही थी, ये सारा जो कॉन्ग्रेगेशन हो रहा था, इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज इन तमिल लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा। दूसरा, दैट इट गॉट अ रॉयल पैट्रनेज, मतलब उसको जो शाही संरक्षण था, जो रॉयल पैट्रनेज था, वो हासिल था। मीन्स इट वॉज द किंग्स हु वर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग दीज पार्ट्स। अब ये संगम्स के अगर हम टाइम पीरियड देखें तो it is believed that the 3 संगम्स lasted for 9,990 years। इनका ये मानना है, जिसमें around 8,000 poets, 8,500 poets, and around 197 Pandya kings were patrons। तो ये एक बहुत लॉन्ग पीरियड है, लगभग 10,000 साल का, लेकिन इट इज बिलीव्ड नॉट मच, बिकॉज इफ दिस इज ट्रू देन हमारे पास इंडस वैली से भी पुराने आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्सेज तो ऑफ कोर्स अवेलेबल हैं। तो 3 संगम हुए। पहला संगम वाज इन ओल्ड मदुरई वाज कॉल्ड एज लेमुरई। दूसरा संगम वाज एट कपाडापुरम वाज अलोवई। और तीसरा जो संगम हुआ वो होता है वापस मदुरई में, जो न्यू मदुरई, जो मॉडर्न डे मदुरई है, हम उसमें जो है तीसरा संगम हुआ। अब अगर हम संगम लिटरेचर की बात करेंगे, दैट हाउ टू डिवाइड संगम लिटरेचर, सो दिस संगम लिटरेचर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वन इज नरेटिव, अनदर इज डाइडैक्टिक। ये क्या है? सर, ये नरेटिव क्या है, ये डाइडैक्टिक क्या है? नरेटिव टेक्स्ट बेसिकली दिस आर द 8 लॉन्ग पोएम्स, और जिसको, और उसके अलावा 10 स्मॉल पोएम्स, 18 जो है 18 मेजर वर्क्स। इट इज हैविंग 18 मेजर वर्क्स, एंड दीज 18 मेजर वर्क्स को हमने क्या कहा, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है दैट इज नोन एज मेलकन्नकू।
ये 18 जो कलेक्शन है, और इस 18 में देयर इज अ कलेक्शन ऑफ 10 स्मॉल एंड 8 लॉन्ग पोएम्स। फाइन। और इसमें जो है नरेटिव टेक्स्ट में क्या हो रहा है, हीरोज़ के बारे में बात हो रही है, वॉर विक्ट्रीज़ के बारे में बात हो रही है, इसमें उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है जहाँ पर हीरो को जो भी उस का पात्र होता है उसको बहुत ही ग्लोरीफाइड वे में, मतलब जिस हिसाब से उसने युद्ध जीते होंगे या जिस हिसाब से उसने अपने आप को वो युद्ध में लड़ा होगा, उसको जो है बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड वे में दिखाया गया। ऑल्सो यहाँ पर हमें ये एक और चीज़ पता चलती है कि साउथ इंडिया में, यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि साउथ इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन कैसे था, मतलब उस समय का जो पॉलिटी थी, उस समय का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो किस तरीके से था। उसके अलावा डायडैक्टिक टेक्स्ट जो है वो 18 माइनर वर्क्स हैं। सो नरेटिव आर द मेजर, डायडैक्टिक आर द माइनर, एंड बोथ आर 18 इन नंबर, एंड द वर्क कंसिस्टिंग ऑफ तिरुकुरल एंड नलादियार। ये दो जो हैं वर्क्स इसमें इंक्लूडेड हैं। देन ये जो टेक्स्ट है, तो यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ हमें पता चल रहा है स्टेट फॉर्मेशन के बारे में, हमें हीरोइक पोइट्री मिल रही है नरेटिव में। डायडैक्टिक इज समथिंग विच इज़ डायरेक्टिव इन नेचर, और यहाँ पर जो राजा का आचरण कैसा होना चाहिए, समाज में आचरण कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द किंग, व्हाट शुड बी द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सोसाइटी, और अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बारे में, अलग अलग ऑक्यूपेशंस के बारे में भी हमें यहाँ से पता चलता है। फाइन। सेकेंड एंड 13th रॉक एडाइक्ट ऑफ अशोका, अशोका के जो शिलालेख हैं उसमें से नंबर 2 और नंबर 13, ये जो है ये उसके बारे में मेंशन भी करते हैं, और ये बताते हैं दैट दे टॉक अबाउट द 4 नेबरली किंगडम्स ऑफ मगध, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक। और इस टाइम पीरियड में रफली वी टॉक, मतलब ये मगध से भी कंटेम्प्रेरी, मगध का भी कंटेम्प्रेरी पीरियड जो है वो यहीं पर है। तो यहाँ पर 4 किंगडम्स के बारे में ये बताते हैं, दैट इज द चोलास, द चेरास और द केरला पुत्रास, पांड्याज एंड सत्यपुरास। ये 4 ये आ सकता है, दिस इज़ अ PPQ, पॉसिबल प्रीलिम्स क्वेश्चन, कि अशोका के जो रॉक एडाइक्ट्स हैं, अशोका के जो रॉक पिलर्स हैं, उसमें किसका मेंशन है, उसमें कौन कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर मेंशन्ड और आर नॉट मेंशन्ड, समथिंग लाइक दैट दे में गिव, और सीधे सीधे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि चेरास को वो इस वर्ड से, केरला पुत्रास से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज दे वर नोन लाइक द सेम। खैर, उसके अलावा जो खारवेला किंग थे कलिंगा के, उसके जो इंस्क्रिप्शन है, जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर भी हमें तमिल संगम्स का, तमिल लिटरेचर का, तमिल किंगडम्स का बेसिकली हमें मेंशन मिलता है। फाइन। अब बात करें कि जो दूसरे इसके अलावा संगम लिटरेचर में, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली अमंग 4 यहाँ पर है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है तोलकाप्पियम, बिकॉज दिस गिव्स अ डायरेक्टिव फॉर तमिल ग्रामर। तमिल का जो ग्रामर है तमिल लैंग्वेज का, दैट इज मेंशन्ड इन तोलकाप्पियम विच इज authored by Tolkappiyar, और यहाँ पर तमिल ग्रामर और तमिल पोएटिक्स, ग्रामर मीन्स द रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ द लैंग्वेज, दैट आर बीइंग मेंशन्ड आउट देयर। उसके अलावा सिलपदिकरम इज अ लव स्टोरी। कन्नगी कल्ट, कन्नगी साउथ इंडिया में इज वर्शिप्ड एज आइडियल वाइफ, एक आदर्श पत्नी के रूप में इनकी पूजा जो है होती है कन्नगी। एंड कहा ही जाता है कि मदुरई को उन्होंने अपने श्राप से जला दिया था। तो सिलपदिकरम में इसके बारे में बात होती है। देन दिस वन मनी मेखलई, इसको सितलाई सतनार ने लिखा, और ये कॉन्टिन्यूएशन था इसका, मतलब इसका सीरीज 2, सो बिगिनिंग एंड द कंक्लूजन, समथिंग लाइक दैट। देयर आफ्टर दिस वन also a Sangam work, and that is तिरुकुरल रिटन बाय तिरुवल्लुवर, और यहाँ पे फिलॉसफी है, वाइज मैक्सिम्स है, मतलब सो आप ये कह सकते हो कि ये
सोशल, क्योंकि जब हम किसी स्टोरी के बारे में देखते हैं या लिटरेचर की जब हम बात करें, लिटरेचर में जब हम कोई लव स्टोरी देखते हैं, जब हम कोई कल्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ उसकी कहानी नहीं पढ़ते हैं, हम उसके साथ साथ हमें उसके आसपास के समाज के बारे में भी पता चलता है। हमें ये भी पता चलता है कि उस समय की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी। हमें ये भी पता चलता है कि अगर मान लीजिए एक सीन है, एक लेट्स से इट्स अ लिटरेचर, इट्स अ लव स्टोरी, एंड एट सम पॉइंट इट इज़ बीन एक्सप्लेन दैट द फार्मर्स आर वर्किंग एंड इट्स रेनिंग, और वो जो है पौधों को लगा रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट राइस कल्टिवेशन। सो लिटरेचर में सिर्फ हमें उस पर्टिकुलर स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब स्टोरी इज़ इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, वो उस समय के समाज की, उस समय की जो राज व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, उसके बारे में हमें बताता है। फाइन, तो वही कहानी आ गई। विल टॉक अबाउट द पॉलिटी सबसे पहले, और संगम पीरियड को हम तीन मेजर किंगडम्स में, और ये तीनों आपस में लड़ रहे थे जब तक इन तीनों पे आपस में एक साथ अटैक नहीं हुआ, जब तक इन तीनों में आपस में इनके ऊपर एक साथ अटैक नहीं हुआ, उसके बारे में आगे देखेंगे। एंड द संगम लिटरेचर इज अबाउट द चोला पांड्याज एंड द चेराज, और चोला चेरा पांड्या की आपस में जो राइवलरी रही, जो इनके आपस में अप्स एंड डाउन्स रहे, उसके बारे में ये रहा। सो चोलास की कैपिटल वॉज कावेरीपट्टनम, पुहार और पंपोहार दो नाम आते हैं, और उरैयूर वॉज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। अब ये दो कैपिटल्स, क्योंकि लॉन्गर पीरियड होता है, कभी कोई राजा कहीं और से ऑपरेट करता है, एंड दिस कावेरीपट्टनम जो आज के समय पे है। अगर टेरिटरी की बात करें तो दिस टेरिटरी वॉज नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्याज बिटवीन द पेन्नार एंड द वेलार रिवर्स। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। फाइन, इनका एम्ब्लेम हो सकता है कि इस बार आपको मैच करने के लिए आ जाए। मैच करने में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, एक तरफ लिखा होगा चोला, एक तरफ लिखा होगा चेरा, एक तरफ लिखा होगा पांड्या, एक तरफ लिखा होगा कार्प, एक तरफ लिखा होगा लायन, एंड द थर्ड वन वाज दिस वन, बो एंड एरो। आपको इसको मैच करना होगा, बेसिक क्वेश्चन है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए, जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस हैं, जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी है, जहाँ जहाँ ऑप्शन क्रिएट होने के चांसेस हैं, वहाँ पर क्वेश्चन छुपा हुआ है। अब वो स्टेज है जब आपको अपनी प्रिपरेशन में यूपीएससी के दिमाग से सोचना है, अपने दिमाग से नहीं सोचना है। अब आपको यूपीएससी के दिमाग से सोचना है, और यूपीएससी के दिमाग से कैसे? अब वो स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करो जहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है। अब उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करो जहां पर क्वेश्चन मिल रहा है। खैर, चोलास की बात करें, चोलास की बात हो चुकी है। आगे इन चोलास, कावेरीपट्टनम, उरैयूर, अरिकामेडू, दैट इज पुडुचेरी, और ये ग्रेजुअली जो है सेंटर्स ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री डेवलप हुए। बिल्कुल होंगे यार, क्यों नहीं होंगे। इनके पास सी पोर्ट है, इनके पास मसाले हैं, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ लैंड रूट्स है और डिफेंस है। एक ही मतलब सी रूट पे तो अटैक नहीं हो रहा है ना, सी की साइड से, ओशन की साइड से एम्पायर सेफ है। मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को देखना है, बाकी एक तरफ से सेफ है कि उधर कोने पे है, बिल्कुल चलने दो ट्रेड, इसलिए ये फ्लरिश करें। फाइन, मूविंग ऑन, दैट देयर अर्लीस्ट नोन किंग वाज इलारा, और इसने श्रीलंका और उसके ऊपर रूल किया। एंड द ग्रेटेस्ट किंग वाज करिकला। करिकला वाज देयर ग्रेटेस्ट किंग, एंड ही वाज द वन हु, पहले इनकी कैपिटल उरैयूर थी, फिर द कैपिटल वाज शिफ्टेड बाय करिकला टू पुहार और पंपुहार। ये था। अब आप ये देखो, ये दिस वॉज योर, और ये जितना आपको पिंक रीजन दिख रहा है ना, ये उनके वैसल्स थे, मतलब उनके सामंत थे, उनके फ्यूडिटरी काइंड ऑफ जो है वो काम कर रहे थे। और इस समय ये चोलाज वर लाइक वन ऑफ द मेजर। उसके बाद बात करते हैं पांड्यास की कैपिटल वाज मदुरई इन इटसेल्फ वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड, लर्न एंड इंडस्ट्री। और इनका जो सदर्न मोस्ट एंड साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ पेनिनसुला है, वो इनका जो है वो रीजन था या उनकी टेरिटरी थी। इनका एम्बलम, इनके फ्लैग, इनके एम्बलम इंपॉर्टेंट है। इनका एम्बलम क्या था? इनका एम्बलम था कार्प यानी कि फिश, ठीक है। और पांड्यास के बारे में ये भी था, मतलब ऑफ कोर्स जिसके पास सी कोस्ट है वो ट्रेड कर रहा था, जो ट्रेड कर रहा था वो फ्लरिश कर रहा था। और ट्रेड कर भी कहां रहे थे? ट्रेड कर रहे थे कहां? ट्रेड कर रहे थे रोमन्स के साथ, रोमन एम्पायर के साथ। और ये एविडेंस कहीं और से नहीं मिल रहा है, इसके बारे में हमें मेगास्थनीज से पता चलता है। मेगास्थनीज, हु वाज मेगास्थनीज?
कमेंट सेक्शन में। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कहानी मुश्किल है। ओके, फिर Nenduchelian was known for his kingdom's wealth and prosperity and the most noteworthy Pandya ruler. सबसे important Pandya ruler, सबसे important Chola ruler was Karikala. सबसे important Pandya ruler was Nenduchelian. अब ये नाम जो है कहीं अगर ये गलती से ना ये भी लिखा है ना तो परेशान नहीं होना, एक ही बात है, ठीक है। अगर एग्जाम में नेंदुजेलियन की जगह नेंदुचेलियन लिखा हो तो अरे सर हमने तो नेंदुचेलियन सेम एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पांड्या रूलर्स। उसके बाद चेरास की बात करेंगे तो वांजी एज इन द मालाबार रीजन, तो एक उस तरफ, एक पुडुचेरी की तरफ, एक मालाबार की तरफ। ओके, वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ पांड्याज की रूल कर रहे थे। बो एंड आरो इनका जो है एम्बलम था, इनका जो है सिंबल था। सिंगुतुवान वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। तो 3 लोगों के हमने नाम पढ़े। वन वॉज कारिकला, अनदर वॉज नेंदुचेलियन एंड देन वी हैव दिस सेंगुतुवान, अनदर वॉज दिस सेंगुतुवान। फाइन, ये मेजर यहाँ सेंगुतुवान वॉज द मेन रूलर। और करूर और मुजिरीपट्टनम और मुसीरीपट्टनम, और दिस इज द नेम, और जस्ट मुसीरी, ये अलग अलग नाम है, एक ही जगह के अलग अलग एविडेंसेस में, अलग अलग रिकॉर्ड्स में अलग अलग नाम आते हैं। ये वाला नाम जो है इसी से रिलेटेड जो है आपको पोर्ट सिटीज 3-4 बार से पूछ रहे हैं, पूछ सकते हैं। और अब मतलब नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेंगे, इसकी कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर भी इनके भी टर्म्स जो हैं वो रोमन्स के साथ हमें दिखते हैं। फाइन, और रोमन एम्परर ऑगस्टस का एक टेम्पल भी जो है हमें दिखता है। और ये मुजीरीपट्टनम में और मुशीरीपट्टनम में ये क्या होता है, ये सेटल हो जाता है। रोमन्स का एविडेंस मिलता है यहाँ पे। मीन्स दे वर ऑल्सो हैविंग ट्रेड रिलेशंस विद, दे वर हैविंग समथिंग मोर रिलेशंस विद द रोमन्स, क्योंकि वो वहाँ के सेटल हो रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें और ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरे संगम में, चोला, चेरा, पांड्या सब में कॉमन था। यहाँ से जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो तीनों में, कौन कौन में, चोला, चेरा और पांड्या में कॉमन है, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन है। उस पूरे रीजन का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यही था। सो अगर हम बात करें अबाउट दिस, सो द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम वाज डिवाइडेड इनटू नाडू वाज द प्रोविंस के बाद उर, then Sirur and Perur, then Perur and then Sirur, like this. So we have Mandalam के नीचे, मंडलम से छोटा कह लो, that was Nadu, then उससे छोटा उर, उससे छोटा पेरूर, और पेरूर से छोटा was सिरूर। ये ध्यान रखना, यही सीक्वेंस है। बड़ा मजा आता है यूपीएससी को सीक्वेंस पूछने में। ओके, अब यहां पर किंग वॉज द सेंट्रल अथॉरिटी, लाइक एनी अदर किंगडम, किंग वॉज द सेंट्रल अथॉरिटी। और यहां पर जो किंग का कहना चाहिए कि किंग को क्या कहा जाता था, वो कॉल्ड एज कोमनान, वेदनन, कोरमम, अलग अलग नाम थे। और सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा था वो कैसा था, वो सेंट्रलाइज्ड था। फाइन, और जो कोर्ट होता था, जो राजा का दरबार होता था, जैसे मुगलों में क्या कहा, दीवाने आम या दीवाने खास कहा गया, वो यहां कहलाया अवई, द कोर्ट ऑफ द क्राउन्ड मोनार्क। मतलब जो हम मुगल्स में देखते हैं ना, दरबार जिसे कहा गया, या जिसे दीवाने खास या दीवाने आम बेसिकली है, तो कोर्ट था तो दीवाने आम, और उसको क्या कहा यहाँ पर, अवई, आई एम सॉरी। उसके अलावा अलग अलग ऑफिसर्स थे जो किंग को जो है असिस्ट करते थे। व्हाई आई हैव रिटन दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किंग को असिस्ट कौन कौन कर रहा था, द मिनिस्टर्स वर कॉल्ड एज अमाइचर, उसके अलावा जो एनवॉइस थे, दुतार,
सेनापति यार नाम से पता चल रहा है सेनापति था. ओरार वर द स्पाइस. फाइन. एंड अंथनार वर द प्रीस्ट. सो जनरली जो हमको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है कुछ कुछ वैसा ही एक सिस्टम दिखता है जहाँ एक प्रीस्ट इंपॉर्टेंट है, चीफ एडवाइजर द मिनिस्टर. उसके अलावा एक जनरली हम मौर्यंस में देखा था तो युवराज हमें दिखा है जो कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग. लेकिन यहाँ मतलब दिस चीफ एडवाइजर, प्रीस्ट एंड सेनापति वाज कॉमन. यहाँ पर ओरार, स्पाइस, एस्पियोनाज, जासूस तंत्र, खुफिया तंत्र, ये जो है ये भी था. तो एक एड ऑन हो जाता है, लेकिन मोर और लेस वही चीज़ कि एक राजा होगा, सेंट्रल अथॉरिटी, उसका एक मिनिस्टर होगा जो कि एडवाइजर होगा, उसके अलावा एक मिलिट्री इंचार्ज दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस दैट इज सेनापति, एंड देन देयर इज अ चीफ प्रीस्ट जो कि राजा को रिलीजियस मैटर में एडवाइस करता था. यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं. वन इज योर एनवॉय दैट इज दूतार और दूत, एनवॉय दूत, और ओरार मतलब स्पाइस, जासूस. सो ये मतलब राजा की कोर टीम थी. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अलग अलग जो है टैक्सेस उस समय पे लगते थे. नंबर वन इन दैट वाज करई. करई वाज लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू. जाहिर सी बात है ये तो किसी भी किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा? हमेशा से किसी भी किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज लैंड रेवेन्यू. उसके बाद ओलुगु वाज द कस्टम ड्यूटी. इरावू, ये मैच में आ जाएगा यार, इसके भी ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मैच में. ओलुगु वाज द कस्टम ड्यूटीज. फोर्स्ड गिफ्ट, एक्स्ट्रा डिमांड वाज इरावू. इराई वाज द ट्रिब्यूट पेड बाय द फ्यूडेटरी, क्योंकि अभी हमने देखा ना वैसल्स फ्यूडेटरी वाला कंसेप्ट था. देन वरैयार और द टैक्स कलेक्टर. वरैयार वाज द ऑफिसर, वरैयार वाज द ऑफिसर और वरैयार वाज द टैक्स कलेक्टर. जाहिर सी बात है सर, जब जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं तो दैट रीजन इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि ट्रेड अच्छा था बिकॉज ऑफ द कोस्टल लाइन. उसके अलावा इनके पास एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था. साउथ इज गुड इन एग्रीकल्चर, बारिश उनको बढ़िया मिलती है. और ट्रेड मतलब उसके अलावा जो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ट्रेड और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर हर चीज़ फ्लरिश कर रही थी, तो पैस्टोरलिज्म, हंटर्स, फिशरमैन, देवर ऑल्सो देयर. और वो उनका मतलब साइड बिजनेस भी था, राइस प्रोडक्शन. ऑफ कोर्स साउथ की तरफ आप जाते हो तो आपको राइस प्रोडक्शन, बिकॉज दैट सॉइल एंड द क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, दैट वी सॉ हियर, एंड हिस्टोरिकली दैट इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस. एक्सपोर्ट आइटम्स की बात करें तो मसलिन, ग्लास बीड्स, पर्ल्स, सैंडलवुड, चंदन से बना परफ्यूम, मसालों से बनी मेडिसिन, एनिमल्स एंड बर्ड्स. ऑफ कोर्स फॉरेस्ट डेंस था तो एनिमल्स, एलिफेंट और ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाती थी. इंपोर्ट क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे गोल्ड, सिल्वर, मूंगा, वाइन, ऑलिव ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, रॉ ग्लास, आइवरी नहीं कर रहा हूँ, कॉपर, टिन, मेडिसिन, स्लेव्स. तो स्लेवरी थी. अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर आप यूपीएससी स्टेटमेंट दे दे कि भैया स्लेवरी चल रही थी, तो हाँ, अगर स्लेव इंपोर्ट हो रहे थे तो स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी. Then moving on to gold and silver जो है वो was in great quantity, it was brought to India और यहाँ से जो है आगे जाता था. हमारे लिए ये बेनिफिशियल था. The Roman author and the member of the Senate, एक किताब है नेचुरलिस हिस्टोरिया रिटन बाय प्लिनी, कि वो एक्चुअली हुआ क्या, बहुत सारा गोल्ड लाया, मतलब अपनी इकोनॉमी को जो है वो क्या कर रहे थे, अपनी इकोनॉमी बिल्ड कर रहे थे. उन्होंने जो सोना चांदी, जो आप आज भी देखेंगे तो साउथ इज लाइक मोर ऑब्सेस्ड विद गोल्ड एंड कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया. इट्स ट्रू. मतलब दिस इज नथिंग लाइक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ साउथ डिवाइड, बट हाँ, जो आप सदर्न स्टेट्स को देखेंगे तो वहाँ ऑब्सेशन फॉर गोल्ड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ, और वो हिस्टोरिकली है. उन्होंने हमेशा इस चीज़ को बिल्डअप करके रखा, इससे उनकी इकोनॉमी हुई. और रोमन्स रिग्रेट करते थे कि हमने ऐसा नहीं होने देना था, हमने ट्रेड के चक्कर में अपना सारा जो भी हमारा वो था गोल्ड और सिल्वर था, सब ड्रेन आउट कर दिया. टोलेमी जोग्राफिया में लिखते हैं, स्ट्राबो भी लिखते हैं कि जोग्राफिका में दैट दिस ट्रेड इम्बैलेंस ऑफ द रोमन एम्पायर विथ इंडिया, मतलब ये ट्रेड इम्बैलेंस था कि वहाँ पर मसाले जाते थे, बदले में सोना आ रहा था. वहाँ पे जो है
आइवरी जा रहा था, बदले में सोने चांदी आ रहे थे। तो वो एक ड्रेन आउट हुआ, लॉन्गर टर्म में कहने को बहुत अच्छा था, और इन्होंने फिर उसे बाहर नहीं निकाला, इन्होंने उसको स्टोर करके अपनी इकोनॉमी को जो है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। फाइन। देन मॉनसून विंड्स, वही द मॉनसून वाला साइकिल आपने पढ़ ही लिया होगा ज्योग्राफी में, आई होप। देन तमिल मंडलम वॉज द जोन ऑफ इंटरेक्शन फॉर द सिल्क ट्रेड विथ चाइना। तो सारी चीज़ें थी बेसिकली, आप ये देखेंगे हर चीज़ पर टैक्स लग रहा था, सेल के ऊपर भी टैक्स लग रहा था, और डुअल टैक्सेशन था, डबल टैक्सेशन था, मतलब सेल होगी तो भी टैक्स लगेगा, और इंपोर्ट होगा तो कस्टम ड्यूटीज़ भी लगेंगी। फाइन। सोसाइटी की बात करें तो सोशल क्लास एग्जिस्ट करती थी, 5 सोशल क्लास जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। अरसार वर द रूलिंग क्लास। अब आप इसको मैच करिएगा वर्ण व्यवस्था से, आप इसको वर्णा सिस्टम से मैच कर सकते हैं। कड़सियार वर द लोअर क्लास पीपल। अरसार वॉज द रूलिंग क्लास, कड़सियार वॉज द लोअर क्लास। देन अंथनार वर द प्रीस्ट। अभी हमने ऊपर भी देखा। वनिगार वॉज ट्रेड एंड कॉमर्स, और वेल्ललार वर दी एग्रीकल्चरलिस्ट। तो समाज वैसे ही मोर और लेस उन्हीं लाइंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था जिसपे वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी। समाज उन्हीं लाइंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था जिसपे वर्ण व्यवस्था जो है वो बनी हुई थी। फाइन। इन द मारुतम, ओके। अब इसके अलावा क्या हुआ, उन्होंने जो लैंड था उसको भी उसके ग्रेड के हिसाब से, उसकी फर्टिलिटी के हिसाब से क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब हम मारुतम रीजन की बात करते हैं, द वेल्लालास वर हुम, सी द रिच पीजेंट्स। फाइन। वेल्लालास वर दी रिच पीजेंट्स, और ये डोमिनेट करते थे, जाहिर सी बात है। आज भी आप देख लेंगे तो जो लार्ज फार्मर है वो क्या करता है, वो रीजन को डोमिनेट करता है। वुमेन वॉज रिस्पेक्टेड इन द संगम सोसाइटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी जो है हम इन चीज़ों पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यस, वी हैव इवन एविडेंसेस ऑफ फीमेल सेंट्स इन भक्ति और सूफी में, आप उसको पढ़ोगे तो जो भक्ति आंदोलन साउथ की तरफ से शुरू हुआ, भक्ति मूवमेंट जो साउथ की तरफ से शुरू हुआ, उसमें क्या दिखा, उसमें यू विल सी द वुमेन पोइट्स, और ये अवैयार एंड नच्छचेलियार, these were like the major Tamil women poets. Then liberal society थी, अच्छी चीज़ थी, आज़ादी थी अपना जीवन साथी चुनने की, और लेकिन the condition of widows was miserable and sati was practiced. The condition of widow were मिजरेबल। उसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट सोशल जो एंड जो ट्राइब्स थी, ट्राइब्स एज इन ये कुछ ट्राइब्स हैं, लाइक जो प्रिमिटिव ट्राइब्स थी, थोडाज, इरोलाज, नागाज, वेदराज, ये थे। उसके अलावा पाराथवार, पन्नार, अय्यनार, कडम्बार एंड दिस मारावार, पोलैयार, ये सब क्या थे, ये कुछ सोशलाइज और कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स भी उस वक्त समाज के साथ थे। मतलब ये इस क्लासिफिकेशन से ये बाहर थे। ये जो यहाँ क्लासिफिकेशन हो रखा था, ये जो यहाँ सोशल डिस्टिंक्शन हो रखा था, ये जो ये सोशल सिस्टम बना हुआ था, ये जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी, उससे ये वाली जो ट्राइब्स हैं, ये वाली जो ट्राइब्स हैं, कौन सी, यहाँ पर ये जो सोशल मतलब वो थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहे थे, प्रिमिटिव मतलब वो बिल्कुल अलग रह रहे थे, ये ट्राइब्स थी। रिलीजन की बात करें तो मुरुगन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट भगवान कौन था, मुरुगन, और नंदुकाल वॉज कॉमनली वर्शिप। तो ये दो देवताओं की जो है पूजा उस समय मोस्टली की जाती थी। उसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट लैंड का डिवीजन था, जो कि तोलकाप्पियम में आता है, मतलब इसको भी डिवाइड कर दिया गया था, दैट इज this is the division of the land, this is separate from the religion, okay, just some typographical error, okay, so ये लैंड का डिवीजन हुआ था, और ये लैंड का डिवीजन हमें तोलकाप्पियम से मिलता है। तोलकाप्पियम में जनरली आप क्या बोल रहे हो, सर इट इज़ अबाउट ग्रामर, इट इज़ अबाउट लैंग्वेज, बट वो उसमें कुछ तो लिखा होगा ना, सो वहीं से हमें
टाइप ऑफ लैंड मिलते हैं, और ये भी आपको मैच के लिए एक बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन है, जिसमें कुरिंजी है, मुलाई, मरुदम. So Kurunji is the hilly tract, Mulai is the pastoral pasture, Marudam agriculture, Naidal is the coastal land, and Palai was the desert or the non-cultivable land. So 5 तरीके की जमीन. अकबर के समय भी 5 डिवीजन थे. मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कौन से थे. लैंड डिवीजन तो 4 थे, 5 नहीं थे. और ये रिलीजन में क्यों है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर लैंड की एक्टिविटी अलग थी, और हर लैंड के साथ जो है एक देवता को जोड़ दिया गया था. हर लैंड के साथ जो है एक देवता को क्या किया गया था, देवता को जोड़ दिया गया था. कुरिंजी में, क्योंकि कुरिंजी क्या है, हिली ट्रैक यहाँ लिख देते हैं. अब हिल्स में क्या होगी, हंटिंग होगी, फॉरेस्ट ट्रैक होगा तो वहां शिकार होगा. मुरुगन. मुल्लाई क्या है, पेस्टोरल. अब पेस्टोरल में क्या करोगे, हंटिंग तो नहीं करोगे, कैटल रियरिंग करोगे. फाइन. सो विष्णु. देन मरुदम एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चर करोगे. नैदाल विच इज द कोस्टल लैंड में क्या होगा, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग. और पलई बंजर जमीनों पर जो है डाकू, जैसे चंबल का बीहड़ बंजर है, लेकिन बसते कौन थे वहां, डाकू, रॉबरी. एंड सी दिस इज हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड. इस टाइम की अगर हम बात करें तो जैनिज्म जाहिर सी बात है फ्लरिश भी करा, एक्सपैंड भी करा साउथ इंडिया में. अब यहाँ पे क्या होता है, विच इज नॉट हियर बट आई विल टेल यू, कि ये यहाँ पर एक जो प्रीस्ट को या क्योंकि हिंदुज्म फ्लरिश कर रहा था, सो देयर वाज अ प्रक्रिया विच वाज कॉल्ड एज ब्रह्मदेय, जिसमें कि लैंड ग्रांट दिया जाता था प्रीस्ट को. और ये जो लैंड ग्रांट दिया जाता था, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था. और बहुत सारे जो लैंड वो मतलब फिर इसका कौन हो गया, वो इसका अनडिस्प्यूटेड मालिक हो गया, इसका अनडिस्प्यूटेड लीडर हो गया. इसके अगेंस्ट कालाभ्रा अपराइजिंग हुई. कालाभ्रा जो लोकल ट्राइब्स थी, उन्होंने इसके खिलाफ, जो वहाँ के पीजेंट्स थे, लोकल ट्राइब्स थी, उन्होंने इसके खिलाफ क्या किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई. एंड अल्टीमेटली कालाभ्रा अपराइजिंग जब हुई, मतलब ये चोला चेरा पांड्या के खिलाफ, जब ये आपस में एक ज़माने तक लड़ते रहे, लेकिन जैसे ही इनके खिलाफ एक कॉमन एनिमी आया, ये सब एक हो जाते हैं. और अगले करीब 300 साल आपको बहुत डार्क फेज दिखता है, कि यहाँ पर कालाभ्रास का रूल था. ये सब जो है कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे, बिकॉज कालाभ्रा अपराइजिंग जो है वो डोमिनेट करने लगा. सप्रेस हुआ इनिशियली, लेकिन ओवरऑल आपको 300 AD टू 600 AD ज़्यादा कुछ नहीं हिस्ट्री में. इसके बाद सीधे हम वो राष्ट्रकूटा चालुक्य वहाँ पहुँच जाते हैं. सो ये इस दौरान हुआ. दिस वॉज इट फॉर संगम एज. आई होप यू लाइक द वीडियो. और आपको इससे क्विक रिविजन जो है, my target was half an hour for this, and I think I've completed well in time. So all the very best. This is your actual high time. और gear up. और अब यूपीएससी की तरह सोचना शुरू करो. अब उनके लिए करो, अब तक अपने लिए कर रहे थे, लेकिन अब उनके लिए करो जिन्होंने तुम्हें चैन की नींद देने के लिए अपनी रातों की नींदें खराब की. This is the time then you should work hard. When you feel down, think about your parents. When you think down, that yes, there has been like huge pain and hard work जो जिससे वो गुजरे हैं, ताकि आज आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ पाएँ. So gear up. All the very best. I'll see you in some other videos. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.